बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, इन खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। इसराइल रमज़ान में फौजी सरगर्मियां रोकेगा, बाइडेन ने किया दावा। कहा आरिज़ी जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर काम हो रहा है। हमास जंगबंदी तजवीज़ का जायजा ले रही है। कतर में सरगर्म बातचीत। रोजाना 500 इमदादी ट्रक्स गाजा भेजे जाएंगे। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 96 जान बहक। इसराइली फौज और सिक्योरिटी सर्विस ने रमजान में अक्सा पाबंदियों के खिलाफ नेतन्याहू को किया खबरदार। बल्बिक हमलों के बाद इसराइल के फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह की यलगार, 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। अमरीकी फौज ने हूसियों के क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को बनाया निशाना। यमनियों ने कहा इसराइल जारहियत रोकेगा तो हम भी हमले रोकेंगे। फलस्तीनियों की ताईद में खुद को आग लगाने वाले अमरीकी फौजी की मौत। हमास ने किया अफसोस का इजहार। कहा पायलट एरम बर्शनेल ने तारीख में नाम दर्ज करा लिया। यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल पर नाटो का गौर। स्टोल्टनबर्ग ने कहा फौजी मदद दे रहे हैं, सिपाही नहीं भेजेंगे। मोदी की पॉलिसियां फाशिस्ट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी के जवाब पर तनाज़ा। वजीर ने कहा गूगल कायदों पर अमल नहीं कर रहा है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल ने रमज़ान में गाजा में फौजी सरगर्मियां रोकने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब हमास एक जंगबंदी तजवीज़ का जायजा ले रही है जिसमें लड़ाई में वक्फे और कैदियों के तबादले की बात कही गई है। पेरिस में होने वाली बातचीत के नतीजे में यह तजवीज़ तैयार की गई है। इस तजवीज़ के मुताबिक गाजा में हॉस्पिटल्स और बेकरीज की मरम्मत की जाएगी और रोज़ाना 500 इमदादी ट्रक्स गाजा में भेजे जाएंगे। ये पिछले साल शुरू होने वाली जंग को रोकने के लिए कई हफ्तों में अब तक की सबसे संजीदा कोशिश है। रमज़ान 10 मार्च से शुरू होने वाला है और 9 अप्रैल तक रहेगा। बाइडेन ने एनबीसी के एक टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि रमज़ान आ रहा है। इसराइलियों ने इत्तेफाक किया है कि वो रमज़ान के दौरान फौजी सरगर्मियां अंजाम नहीं देंगे ताकि हमारे होस्टेजेस को रिहा करा सकें। उन्होंने वार्निंग दी कि फ़लस्तीनियों की हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से इसराइल आलमी ताईद से महरूम हो रहा है। इसराइल रफ़ा में फ़लस्तीनियों की हिफाजत का पाबंद है। बाइडेन ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान सीज़ फायर के लिए उसूली तौर पर इत्तेफाक हो चुका है। दोनों ही होस्टेजेस और कैदियों की रिहाई से इत्तेफाक कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले पीर से सीज़ फायर पर अमल होगा। बाइडेन ने कहा कि इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा बेकसूर लोग मर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इसराइल ने रफ़ा में हमले सुस्त किए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि यह आरिज़ी जंगबंदी फ़लस्तीनियों की अपनी रियासत के अमल को तेज़ करेगी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू 2 रियासती हल को रद्द कर चुके हैं। सोर्सेस ने बताया कि पेरिस तजवीज़ के मुताबिक फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान एक के मुकाबले 10 के हिसाब से कैदियों का तबादला होगा। यह भी कहा गया कि हमास 40 इसराइलियों को रिहा करेगी जिनमें औरतें, 19 साल से कम उम्र नौजवान और बच्चे, 50 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग और बीमार शामिल होंगे, जबकि इसराइल 400 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और उन्हें फिर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बातचीत में हिस्सा लेने वालों ने गाज़ा जंगबंदी के लिए सरगर्मी से कोशिशें की हैं। उन्हें उम्मीद है कि इसराइल रफ़ा ऑपरेशन बंद करेगा। इसराइल ने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि जंगबंदी पर अमल के सिलसिले में बाइडेन ने पीर की बात कही है। एक इसराइली ओहदेदार ने बाइडेन के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि हम सही शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मालूम हुआ कि कतर में पीर को भी एक मीटिंग हुई जिसमें पेरिस तजवीज़ का जायज़ा लिया गया। मुतालिका मुल्कों की टीमों ने इस समझौते के पहलुओं पर बातचीत की। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैक मिलर ने कहा कि हमने बातचीत
کو کچھ آگے بڑھایا ہے. ہمارا ماننا ہے کہ سمجھوتا ممکن ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حماس کو واقعی فلسطینی عوام کی فکر ہے تو اسے اس ڈیل سے اتفاق کرنا چاہیے کیونکہ اس سے فلسطینی عوام کی تکلیفیں کم ہوں گی. اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے سمجھوتے کی شرطیں بتانے سے انکار کیا تھا. اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ اس نے اپنی ایک ٹیم کو دوحہ قطر بھیجا ہے. 7 اکتوبر کو حماس اور اسلامی جہاد نے اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں پر حملے کرتے ہوئے کوئی 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا تھا اور 253 اسرائیلیوں کو پکڑا تھا. اس کے بعد اسرائیل کے ہوائی حملوں اور زمینی حملوں میں تقریباً 30,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 96 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11 قتل عام کیے گئے ہیں. غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 29,878 فلسطینی غازہ میں جاں بحق ہوئے ہیں اور 70,215 زخمی ہوئے ہیں. قطر نے سیز فائر بات چیت کے تعلق سے امیدوں کا اظہار کیا ہے. قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ اسرائیلی ڈیلیگیشن قطر میں ہے اور بات چیت میں حصہ لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کئی باتیں ہوئی ہیں اور ہمیں کافی امیدیں ہیں. قطر اس تجویز پر سرگرمی سے کام کر رہا ہے. اس بات چیت میں امریکہ، اسرائیل، ایجپٹ اور قطر نے حصہ لیا. بات چیت کو حماس کی رضامندی حاصل ہے. جنگ کے 144 دن پورے ہو چکے ہیں. اسرائیل کے تازہ حملوں میں بعض ہاسپٹلز کو بھی نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے خبر دی ہے کہ فوج اور سیکیورٹی سروس شنبت نے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو وارننگ دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے داخلے پر اقسام پابندیاں لگانے کے تعلق سے وہ اپنا ارادہ بدل دیں. فوج اور سیکیورٹی سروس نے مغربی کنارے میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو اس کی وجہ بتائی. اس سے پہلے حماس نے بھی پابندیوں کے تعلق سے خبردار کیا تھا. مغربی کنارے میں اس دوران اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں. توباس اور فرا کیمپوں میں اسرائیلی فوج نے 3 فلسطینیوں کو ہلاک کیا. فلسطین ریڈ کرسچن سوسائٹی نے یہ بات بتائی. حزب اللہ نے اسرائیل کے ایک فوجی اڈے کو درجنوں راکٹوں سے نشانہ بنایا. بتایا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 سے زیادہ راکٹس اسرائیل کے میرون بیس پر داغے گئے. اسرائیلی میڈیا میں اس بات کی تصدیق کی گئی. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں تیز ہو گئی ہیں. 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لڑائی ہو رہی ہے. ایک دن پہلے اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے مضبوط گڑھ بیلبک میں حملہ کیا تھا. اب تک لبنان اور اسرائیل کے درمیان حملوں میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. حزب اللہ نے کہا ہے کہ اب تک لبنان سرحد پر 270 لوگ مارے جا چکے ہیں. اسی علاقے میں کم سے کم 10 اسرائیلی فوجی اور 6 یہودی آباد کار بھی مارے گئے ہیں. امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حوثیوں کے کروز میزائلز اور ڈرونز کو تباہ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں یہ بات بتائی. امریکہ اور برطانیہ مسلسل یمن میں حملے کر رہے ہیں اور حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں ان کے حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اسرائیل اپنی جارحیت جاری رکھے گا. حوثی ترجمان محمد عبدالسلام نے یہ بات بتائی. فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم کے خلاف امریکہ میں احتجاج کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگ لگانے والے امریکی فوجی کی موت ہو گئی ہے. حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی حکومت امریکی فوج کے ایئرمین کی اس موت کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ بائیڈن حکومت کی پالیسی رہی ہے کہ اس نے فلسطینی عوام کی نسل کشی میں صہیونیوں کا ساتھ دیا ہے. اس فوجی کی پہچان ایرم بیشل کی حیثیت سے کی گئی ہے. حماس نے اسے ایک سانحہ اور افسوسناک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ امریکی عوام میں بڑھتے ہوئے غصے کی علامت ہے جو اسرائیل کی مدد کو رد کر رہے ہیں. حماس نے امریکی پائلٹ کے خاندان اور دوستوں سے تعزیت کا اظہار کیا. حماس نے ایک بیان میں کہا کہ ایرم بشنل نے انسانی قدروں اور دبے کچلے فلسطینی عوام کے محافظ کی حیثیت سے اپنا نام تاریخ میں درج کرایا ہے جیسا کہ امریکی کارکن ریشل کوری نے اپنا نام تاریخ میں درج کرایا تھا اور امر ہو گئی جنہیں 2003 میں رفح میں اسرائیلی بلڈوزر کے ذریعے کچل دیا گیا تھا. یہ واقعہ مارچ 2003 میں پیش آیا تھا جب غزہ میں فلسطینی گھروں کی تباہی کے خلاف احتجاج کے دوران اسرائیلی فوج نے ریشل کوری پر بدترین ظلم کیا تھا. امریکی فوجی نے اتوار کو اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے. یہ امریکی فوجی فلسطین کو آزاد کرو جیسے نعرے بھی لگا رہا تھا.
नाटो चीफ जेम्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि वो यूक्रेन को फौज भेजने का इरादा नहीं रखते। जेम्स स्टॉल्टनबर्ग ने यूक्रेन जंग के 2 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने नाटो इत्तेहादियों के साथ जंग की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नाटो इत्तेहादी यूक्रेन की गैर मामूली फौजी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2014 के बाद से यूक्रेन की मुसलसल मदद की है और रशिया के हमले के बाद इस मदद में तेजी लाई गई है, लेकिन यूक्रेन में सिपाहियों को भेजने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने पेरिस दौरे के मौके पर यह बात कही। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कांग्रेस के 4 अहम लीडर्स के साथ यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि यूक्रेन को सिपाहियों को भेजने के इम्कान से इनकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि यूरोपीय मुल्कों के लिए जंग लाजमी हो सकती है। स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आखिरी रुकावट भी पार कर ली है। हंगरी ने स्वीडन को इत्तेहाद में शामिल करने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया है। अब जल्द ही स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो सकते हैं। इस तरह इन मुल्कों ने गैर तरफदार रखने की अपनी कई दहों की पॉलिसी छोड़ दी है। इससे पहले तुर्की ने भी इन मुल्कों को नाटो में शामिल करने पर अपना एतराज़ ख़त्म कर दिया था। नाटो में किसी भी मुल्क को शामिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम रुकन मुल्कों की मंजूरी और इजाज़त हासिल की जाए। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली सेशन बुलाने के मसले पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सदर ने असम्बली सेशन बुलाने का नोटिफिकेशन वापस कर दिया है। इमरान खान ने जो जेल में है सदर के फैसले की तारीफ़ की है। अब इस बारे में उलझन है कि क्या डेडलाइन से पहले नई हुकूमत बन सकेगी। सदर की तरफ से नोटिफिकेशन वापस करने के बाद नेशनल असम्बली के स्पीकर ने 29 फरवरी को सेशन बुलाया है। इस सेशन में नए वज़ीर आज़म को चुना जाना है। पीपल्स पार्टी लीडर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आरिफ अलवी के खिलाफ दस्तूर तोड़ने के लिए 2 केसेस दर्ज किए जा सकते हैं। इस दौरान पंजाब सूबे की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने अपनी 16 रुकनी कैबिनेट तय कर ली है। पीपीपी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, हालांकि दोनों पार्टियों ने इत्तेहाद किया है। गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी ने अपने इस जवाब के जरिए एक तनाज़ा पैदा कर दिया है कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पॉलिसियाँ फाशिस्ट हैं। ये तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब इंडियन जर्नलिस्ट और राइटर अर्नब रे ने जेमिनी से मोदी की आइडियोलॉजी के बारे में पूछा, जिस पर जवाब आया कि मोदी ऐसी पॉलिसियाँ रखते हैं जो बाज़ एक्सपर्ट्स की नज़र में फाशिस्ट हैं। इस दौरान मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने गूगल पर मुल्क की डिजिटल टेक्नोलॉजी के कायदों को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि एआई प्लेटफॉर्म्स की गैर मोतबर हैसियत को कानून तोड़ने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और हरियाणा में लोकसभा इलेक्शंस के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीटों की तकसीम का समझौता किया था। कुलदीप कुमार ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिलहाल इस हल्के की नुमाइंदगी बीजेपी के गौतम गंभीर करते हैं। पार्टी ने सोमनाथ भारती को नई दिल्ली हल्के से उम्मीदवार बनाया है, जिसकी फिलहाल नुमाइंदगी मीनाक्षी लेखी करती हैं। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से मैदान में उतारा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी आसाम में 3 और गुजरात में 2 उम्मीदवारों का भी ऐलान कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी को गुमराहकुन इश्तिहारात के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्णा को नोटिस जारी की। अदालत ने पतंजलि को अगले हुक्म तक इश्तिहारात जारी करने से रोक दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल को 8वां समन जारी किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ईडी को अदालत के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अदालत में शिकायत की है कि केजरीवाल समन्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें समन्स जारी किए गए हैं। अब तक 7 समन्स को केजरीवाल ने नज़रअंदाज किया है। इस मामले पर अदालत में 16 मार्च को सुनवाई होने वाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन 4 एस्ट्रोनॉट्स या खलाबाजों के नाम बताए जिन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। ये खला में इंसानों के साथ भेजा जाने वाला इंडिया का पहला मिशन होगा। ये 4 खलाबाज प्रशांत नायर,
अंगद प्रताप, अजित किशन और सुधांशु शुक्ला हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग इंडिया के पहले गगनयान मिशन के लिए बेंगलोर में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। मोदी ने तिरुअनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस ताल्लुक से साइंसदानों से तफसील से बातचीत की। ये मुल्क का पहला इंसानी खलाई मिशन होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल रमजान में फौजी सरगर्मियां रोकेगा, बाइडेन ने किया दावा, कहा आरिजी जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर काम हो रहा है। हमास जंगबंदी तजवीज का जायजा ले रही है। कतर में सरगर्म बातचीत, रोजाना 500 इमदादी ट्रक्स गाजा भेजे जाएंगे। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 96 जान बहक। इसराइली फौज और सिक्योरिटी सर्विस ने रमजान में अक्सा पाबंदियों के खिलाफ नेतन्याहू को किया खबरदार। बल्बिक हमलों के बाद इसराइल के फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह की यलगार, 100 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। अमरीकी फौज ने हूसियों के क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को बनाया निशाना। यमनियों ने कहा इसराइल जारहियत रोकेगा तो हम भी हमले रोकेंगे। फलस्तीनियों की ताईद में खुद को आग लगाने वाले अमरीकी फौजी की मौत, हमास ने किया अफसोस का इजहार, कहा पायलट एरम बर्शनेल ने तारीख में नाम दर्ज करा लिया। यूक्रेन जंग की ताज़ा सूरत हाल पर नाटो का गौर, स्टॉल्टनबर्ग ने कहा फौजी मदद दे रहे हैं, सिपाही नहीं भेजेंगे। मोदी की पॉलिसियां फाशिस्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी के जवाब पर तनाज़ा, वजीर ने कहा गूगल कायदों पर अमल नहीं कर रहा है। ये थी आज की खबरें। को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।